हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द लेक्चर सीरीज फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज हम आपका करने वाले हैं स्टार्ट सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले हमने देखा कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, ठीक है, कि भाई क्या कंडीशंस आपको गिवन है, क्या सिनेरियो होता है जिसमें आपके वेरिएबल्स का प्रोडक्ट होता है, तब जाके हमें x की जो पावर है वो 2 मिलती है, हाईएस्ट पावर जो है 2 मिलती है, तब हम उसको डिग्री कहते हैं। फिर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है और उसको जब हम इक्वल्स टू 0 रखते हैं वो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर? अब यहाँ पे बनाना तो हमने सब सीख लिया, लेकिन भाई असली मुद्दा तो ये है ना कि बना बुना के छोड़ दिया प्रॉब्लम को, लेकिन उसको सॉल्व नहीं किया तो उसका फायदा क्या है ना। तो आज हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं उसको सॉल्व करने का तरीका। एज सच कुछ यहाँ पे नया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो फैंसी सी टर्म आपकी लिखी हुई है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन इज नथिंग बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो। कौन सी क्लास में? 9th क्लास में। क्लियर? उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.2 देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है जी, आपकी थ्योरी दी हुई है, थोड़ी सी वो डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्या टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं सॉल्यूशंस के लिए, कि ये भी सॉल्यूशन ही कहलाता है और दूसरी चीज भी सॉल्यूशन ही कहलाती है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार एक ही चीज को 6 नाम से बुला रहे हैं, हम तो समझ ही नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। Solution of quadratic equation by factorization. Consider the quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equals to 0. एक इक्वेशन दे रखी है आपको, जो हम यहाँ पे भी लिख लेते हैं, भाई जरूरत है नहीं बट क्या ही जा रहा है लिखने में। मुझे तो ऐसा लगता है पर्सनली कि लिख के खुद से ज्यादा याद होता है। इफ वी रिप्लेस x by 1 on the LHS of this equation, we get 2 into 1 का स्क्वायर माइनस 3 into 1 plus 1 equals to 0 equals to RHS of the equation. अब भाई यहाँ पे जो पूरी कहानी इन्होंने ये पूरी लाइन बोली है, इसमें ये क्या कह गए, इसमें ये एक चीज ये कह रहे हैं कि x जो है वो कोई एलियन चीज थोड़ी ना है, वो कोई नंबर ही तो है ना। अब उसकी जगह पे हमने x हटा के कोई नंबर डाल दिया, और अगर वो नंबर डालने पे और उसको सॉल्व करने पे हमको 0 मिल जाता है, और जो कि किसके बराबर हो जाता है, RHS के बराबर, मतलब राइट हैंड साइड के बराबर, तब हम क्या कहते हैं, we say that 1 is a root of the quadratic equation 2x square minus 3x plus 1 equals to 0. तो यहाँ पे एक टर्म आ गई जो कि है रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट का मतलब होता है एक ऐसी वैल्यू जो आप x की जगह पे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डालो और उसका जो सोल्यूशन है या फाइनल आंसर है वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तब हम उस नंबर को, उस पर्टिकुलर नंबर को क्या कह देते हैं, रूट कहते हैं। और किसका रूट कहते हैं? ऐसे नहीं कि रूट है, रूट होगा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, दिस ऑल्सो मीन्स दैट 1 is a zero of the quadratic polynomial 2x square minus 3x plus 1. अब दूसरी टर्म यहाँ पे क्या आई, 1 is a zero of the quadratic polynomial. सेम पॉलिनोमियल की बात हो रही है यहाँ पे। अब हमें दूसरी टर्मिनोलॉजी मिल गई, क्या, कि भाई जीरो भी बोलते हैं उस नंबर को। अब जीरो भाई समझ में आता है क्यों बोलते होंगे, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो बना दे रहा है जब हम उसमें उस वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, जीरो बुलाने में कोई हर्ज नहीं है। ऑल राइट, तो दो चीजें पता चल गई कि भाई x इक्वल्स टू 1, पहली चीज तो हम कह रहे हैं भाई रूट है, और दूसरी चीज हम कह रहे हैं क्या है, जीरो है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इन जनरल, मतलब जनरली नॉर्मली बात करें तो अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 आपकी जनरल फॉर्म होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ए बी सी की आपकी अलग अलग वैल्यूज मौजूद होती हैं, और इसमें एक ही कंडीशन होती है बी ए बी सी के लिए, कि BC के लिए तो कोई कंडीशन नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं वो, लेकिन A ना कोई भी दुनिया का रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 0 नहीं हो सकता। क्लियर? ऑल राइट। इफ अगर हम क्या करें, अल्फा को रख दे भाई इसकी जगह पे, ठीक है, we can also say that x is equals to a is a solution of the quadratic equation. तीसरी चीज आ गई भाई कि ये जो अल्फा है, अगर इस अल्फा को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखने के बाद में 0 मिल जाता है तो हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉरी सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं उसी नंबर को। तो मतलब तीसरी चीज क्या आ गई भाई, सोल्यूशन। ऑल राइट, और दैट
अल्फा सैटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हम एक और चीज कहते हैं कि भाई x इक्वल्स टू 1, जो कि यहाँ पे अल्फा बताया जा रहा है, x इज इक्वल्स टू 1 सैटिस्फाइज द इक्वेशन। अब ये फाइज द इक्वेशन को एक बार ध्यान से समझो कि अगर हम सिर्फ इस टर्म को देखें, इस चीज को, ये क्या कह रहे हैं भाई कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अपने आप में ये एक स्टेटमेंट है। अगर मैं इसको नॉर्मली पढ़ूं कि भाई 2 मल्टीप्लाई x में अगर मैं माइनस कर दूं -3 इंटू एक्स, और फिर इन सारे जो आंसर आएगा उसमें मैं 1 ऐड कर दूं, तो ये सारा जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। इंग्लिश में लिख लोगे तो भाई बहुत ही बढ़िया फैंसी सा एक स्टेटमेंट मिल जाएगा आपको। और स्टेटमेंट क्या होता है? ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। क्लियर? तो भाई वही बात हो रही है कि x की किसी वैल्यू के लिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है तो x जो है वो उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। x की उस वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। दैट इज व्हाई वी से दैट x इज इक्वल्स टू 1 satisfies the equation. Got it? All right. Note that the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c and the roots of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equals to 0 are the same. बिल्कुल आपने यहाँ पे अलग से बोल्ड में लिख दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कोई नई बात बता रहे हो। यहाँ पे आपने समराइज कर दिया है जो हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। You have observed in chapter 2 that a quadratic polynomial can have at most 2 zeros. हमने ये देखा था पॉलिनोमियल में कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास में ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोज हो सकते हैं? 2। उससे ज्यादा जीरोज उसके पास होना पॉसिबल नहीं है। कम हो सकते हैं, 0 हो जाएंगे मतलब सोल्यूशन ही ना हो कोई। 1 होगा या फिर मतलब जैसे 1 होगा बट वो रिपीटेड होगा, और या फिर 2 होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। सो एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव एटमोस्ट 2 रूट्स। एटमोस्ट का मतलब होता है भाई ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट और एटमोस्ट इसको दिमाग में सेट कर लो क्योंकि बहुत काम आएगा इक्वेशंस बनाने में, इन इक्वेशंस बनाने में स्पेशली बहुत काम होता है इसका। ठीक है? ऑल्सो ये तुम्हारा ये क्या बोलते हैं इसे, प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आता है, क्योंकि एटमोस्ट एटलीस्ट ये चीज़ वहाँ पे रहती है। टीम सिलेक्ट करनी है 2 लड़की की या 2 लड़कों में से कि एटलीस्ट 2 लड़कियां होनी चाहिए या एटमोस्ट 2 लड़कियां होनी चाहिए। इस टाइप की कंडीशंस जब आती हैं तब आपको इसकी टर्मिनोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। ऑलराइट, you have learned in class 9th how to factorize quadratic polynomials by splitting their middle terms. बस आ गया भाई, लाल पेन से लिखेंगे थोड़ा क्लियर पता लगेगा कि how to factorize quadratic polynomial। फैक्टराइज, अभी हम यही तो बोल रहे हैं कि सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग देयर मिडिल टर्म्स। कैसे निकाल रहे भाई? फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? एक तरीके से फैक्टर करना मतलब किसी नंबर को उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देना, राइट? अगर मैं इसको पूरे को 1 लिख के या फिर किसी और नंबर को लिख के सॉल्व कर दूंगी तो वो भी किसी फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा, राइट? तो वही तो कर रहे हैं, अब वो फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट कैसे करोगे? नंबर्स के हेल्प से करोगे बस। तो ये जो पूरा मेथड है इसका एक्चुअल में हमारे लिए सहूलियत के लिए नाम हम क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। क्लियर? लेट अस सी हाउ। अब देखेंगे भाई कैसे करते हैं, कुछ ज्यादा नया नहीं है, नॉर्मल है। क्वेश्चंस आपके दिए हुए हैं, स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है जी। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे वो ये भी बोल सकते थे फाइंड द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, ठीक है? फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, ये भी बोल सकते हैं। फाइंड द नंबर दैट सैटिस्फाइज द इक्वेशन, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सारी ही चीजों का एक ही मतलब है कि आपको इसमें ऐसी वैल्यू निकालनी है x की जिसको पुट करने पे ये पूरा जो टर्म है वो 0 के बराबर हो जाए। क्लियर? ऑलराइट, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब इस वाले पहले वाले को तो हम बहुत आराम से धीरे धीरे सॉल्व करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बाद में तो आप पटपट पटपट कर जाना। ठीक? ऑलराइट, हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है? अभी हम क्या करेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म के हेल्प से इसको देखते हैं। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें उठाना है a और c को और इसका प्रोडक्ट कर देना है। ठीक है? वी विल गेट सम न्यू नंबर दैट इज नम, हमने NUM मान लिया उसको। ठीक? उसके बाद हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
और इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कुछ नंबर्स मिल जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भाई स्टेप 1। ये चीज तो आपने क्लियर दिमाग में बैठा ली कि ये आपने कर लिया। दूसरी चीज आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ए और सी का साइन क्या है। ठीक, अगर ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फैक्टर्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। आगे बताऊंगी क्या ऐड क्यों करना है। और अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो आपने सब्ट्रैक्ट करना है। समझ गए? और दोनों अगर नेगेटिव हैं तो आपको ऐड करना है। समझ गए? अब ऐड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट इन फैक्टर्स के दो नंबर बनाने हैं। मतलब सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऑल इन ऑल आपको दो नंबर मिलेंगे। लेट्स से फाइनल जो स्प्लिट होके मिले वो मिले S1 और S2। इनको या तो आप ऐड करोगे या फिर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या लाने के लिए, बी लाने के लिए। समझे? बी लाने के लिए आपने ऐसे S1 और S2 चूज करने हैं जो इनके फैक्टर्स से बने हो। मतलब S1 और S2 को मल्टीप्लाई करने पे आपको वापस नंबर मिलना चाहिए, मतलब A और C का प्रोडक्ट मिलना चाहिए। और प्लस करके निकालोगे या माइनस करके निकालोगे वो डिपेंड करेगा A और C के साइंस पे। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फैक्टर्स को ऐड करना है, दोनों नेगेटिव हैं तो फैक्टर्स को तब भी ऐड करना है। अगर दोनों में से एक भी नेगेटिव है तो आपको फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ऑल्सो अगर बी नेगेटिव है तो बड़े वाले नंबर का नेगेटिव साइन ले लेना, और अगर बी पॉजिटिव है तो बड़े वाले नंबर का पॉजिटिव साइन ले लेना। क्लियर? मैंने पहले भी शायद पॉजिटिव बोल दिया, बट समझ जाओ कि बी का जो भी साइन लाना है वही सेम साइन आप बड़े नंबर को दे दो फैक्टर्स में से। आई होप यहाँ पे इतनी थ्योरी कह लो इसको कि क्लियर हो गई होगी, जनरलाइजेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको समझते हैं किसके थ्रू, आपके क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, ये काफी धीरे धीरे हमने देखा है, आराम से। आई होप इसमें अब कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, बाकी हमारा ये एग्जाम्पल से भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑल राइट। अब यहां पे देखो हमें a की वैल्यू मिली है 2, b की वैल्यू मिली है -5 एंड c की वैल्यू मिली है 3। अब a और c को मल्टीप्लाई करना है भाई हमने सबसे पहले। a इंटू सी कितना आ रहा है, 3 इंटू 2 दैट इज 6। 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 3 जा 3 1 जा और 1। अब ध्यान से देखो कि ये जो 1 है ना, आप इस 1 को भी यूज कर सकते हो कहीं पे। ठीक है, वो आगे पता लग जाएगा कि कैसे। ऑल राइट, अब सेकेंड चीज हमने क्या देखनी है कि ए और सी का साइन क्या है। 2 और 3 दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब हमें फैक्टर्स को क्या करना है, हमें फैक्टर्स को ऐड करके आंसर लाना है बीच वाला। ऑल राइट, अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है 2 3 और 1, 2 3 और 1। अब ध्यान से देखो कि हम 2 और 1 को नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे हमें b नहीं मिल रहा, और b कितना है हमारा, सॉरी 6 नहीं मिल रहा। ठीक है, कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा कि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे जो फाइनल फैक्टर्स आप चूज करोगे उन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पे आपको इनका प्रोडक्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपने कौन से दो नंबर्स उठाने हैं, वो यही उठाने हैं। ठीक, ऑल राइट, अब आप क्या कर रहे हो, 2 और 3 को यहाँ पे उठा लोगे। 2 और 3 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 6। देखते हैं अब इनको ऐड करके क्या आता है, और ऐड हम क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये हमने देख लिया। ठीक, अब देखो वापस आ जाओ इस पे, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब एक चीज है यहाँ पे कि भाई -5x आ रहा है, अगर हम 2x प्लस 3x करेंगे तो हमें 5x मिलेगा, लेकिन हमें माइनस का साइन चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे -2 और -3 कर दूं तो भी तो प्रोडक्ट 6 ही आ रहा है ना।
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हम -2 और -3 को यूज कर लेते हैं, और जब हम -2 और -3 को यूज करेंगे तो वो भी इवेंचुअली क्या हो रहे होंगे, ऐड हो रहे होंगे। क्लियर? ऑल राइट, तो यहाँ पे आएगा 2x² - 3x - 2x + 3। समझ गए? -5x को हमने क्या कर दिया है, स्प्लिट कर दिया है दो नंबर्स में, जो कि वापस होके यही बना रहे हैं, इक्वेशन को हमने चेंज नहीं किया है। ऑलराइट, अब देखो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, यहां से इसको और इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। यहां क्या बचेगा, 2x - 3। अच्छा, अब ध्यान से देखो, जब भी आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के बाद में कॉमन उठा रहे होते हो, तो जब आप पहला कॉमन ले लो तो अंदर जो ब्रैकेट में बचा है ना, वही सेकंड ब्रैकेट में भी बचा होना चाहिए। तो मतलब सेकंड ब्रैकेट में से भी कुछ ऐसा कॉमन निकालो जो पहले ब्रैकेट के बराबर हो जाए, दूसरा ब्रैकेट। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये -2x + 3 है, यहाँ पे मुझे चाहिए +2x - 3। क्या करना है, माइनस का साइन कॉमन निकालना है, मतलब -1 कॉमन निकालेंगे, तो -2x में से माइनस कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, 2x, और प्लस में से +3 में से माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2x - 3। अब 2x - 3 और 2x - 3 दोनों से कॉमन निकाल लो। सेकेंड, कुछ बच्चे कहते हैं कि पहले क्या लिखेंगे, पहले x - 1 लिखेंगे या फिर 2x - 3 लिखेंगे। 2x - 3 पहले लिखा जाता है, क्यों, क्योंकि 2x - 3 को पहले कॉमन निकाला जाता है, तब अंदर x और 1 बचेंगे, -1 बचेंगे। तो यहां पे बच जाएगा x, यहां पे बच जाएगा -1, दैट इज 0। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट जो है वो क्या हो रहा है, 0 के बराबर हो रहा है, या तो दोनों 0 के बराबर हैं या कोई एक 0 के बराबर है, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। दैट इज, यहां पे कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज दैट 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। This implies that x is equals to 1 and this implies that x equals to 3/। ये जो दोनों नंबर्स मिल गए हमको, ये ही आपके रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही आपके सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही आपके जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, और यही दो ऐसे नंबर्स हैं जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ऑलराइट, इसमें आप यहाँ पे चेक करके भी देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इजी वाला 1 वाला मैं चेक करके बता देती हूँ। देखो, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यहाँ पे -5 और यहाँ पे 3 एज इट इज। ठीक, 2 और 3 को ऐड करोगे 5, 5 - 5 = 0। क्लियर? तो इससे पता लग गया भाई, एक रूट तो हमने सही निकाला है, दूसरा वाला आप चेक करना। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2। बिल्कुल हमें अब तो हमें बिल्कुल अच्छे से आता है कि भाई कैसे सॉल्व करना है इसको। -x - 2 = 0। सबसे पहले क्या देखेंगे भाई, 6 × -2 = -12। ठीक है, अब इसके हमारे को फैक्टर्स क्या क्या मिल जाएंगे भाई, 12 के 1 लिख लो, 2 लिखो, 6 लिखो, 3 लिखो एंड 4 लिखो। क्लियर? बस एक चीज का ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट जो है वो -12 आना चाहिए, मतलब एक कोई नंबर नेगेटिव लेना है, या तो आप -2 × 6 ले लो या 6 × -2 ले लो, वो तो वहां पे पता लगेगा कि भाई साइन आपको नेगेटिव चाहिए पॉजिटिव चाहिए, क्या करना है। और या फिर आप क्या ले लो, -3 ले लो, 4 या फिर 4 × -3। अब ये प्रोडक्ट करके हमने लाना क्या है, -1 लाना है, -1। ठीक है जी, दो नंबर्स को यूज करके, तो 2 और 6 को कुछ भी मैं ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो 4 मिलेगा, ऐड करूं तो 8 मिलेगा, तो 1 के आसपास तो नहीं है। 4 और 3 ऐसे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे मुझे क्या मिल रहा है, 12 भी मिल रहा है, और इन दोनों को माइनस करने पे मुझे 1 मिलता है। तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा, बड़े नंबर का साइन माइनस लेना पड़ेगा, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। दैट मीन्स कौन से नंबर्स लेने पड़ेंगे, -4 एंड 3, जिनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, -12, और यहाँ पे -4 + 3 करके मुझे -1 मिल जाएगा। एक और बात,
दोनों में से एक भी नेगेटिव है, यही पढ़ के आए थे हम कि ए और सी में से अगर एक भी नेगेटिव है तो आंसर हमेशा माइनस करके मिलेगा। देखो यहाँ पे यही हो रहा है, 3 - 4 करके ही आपको आंसर मिल रहा है, या तो 4 - 3 मिलता है या 3 - 4 मिलता। क्लियर? ऑल राइट। ये इतनी सारी चित्रकारी कहाँ से आ गई यहाँ पे? ठीक है जी। तो 6x², अब -x चाहिए तो हमें -4 लिखना पड़ेगा। -4x + 3x - 2 = 0। x कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकाल सकते हैं। तो 2x कॉमन निकालेंगे तो 2 से कितना बचेगा यहाँ पे 3, और x माइनस 2x कॉमन निकल गया, बचेगा 2। अब देखो ये और ये एग्जैक्टली सिमिलर है, तो मुझे 1 या मतलब -1 कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, +1 ही कॉमन आ जाएगा। ये हो जाएगा 3x - 2 दैट इज 0। 3x - 2 दोनों तरफ से कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 2x + 1। दिस implies that 3x - 2 = 0, 2x + 1 = 0. This implies that x equals to 2/3 and x equals to -1/2. All right, clear? आगे बढ़ते हैं। Find the roots of the quadratic equation 3x² - 2√x + 2 = 0। भाई रूट आ गया, आधे बच्चे तो यहीं पे हार जाएंगे कि भाई अब तो रूट आ गया, ये तो हो ही नहीं पाएगा। कैसे होगा? कुछ नहीं होगा, √x भी नंबर ही है, सॉरी √6 भी नंबर ही है। ऑल राइट, देखो अब a और c की वैल्यू क्या है भाई, 3 और 2 दोनों पॉजिटिव है, मतलब ऐड करके आंसर आएगा। ठीक है, 3 × 2 = 6। 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा। हमारे पास ऑप्शन है 2, 3 और 1। लेकिन ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, √6 आ रहा है ना, तो मतलब आंसर में √6 आना चाहिए हमारे पास। तो क्या हम 6 को √x इंटू √6 इंटू √6 लिख सकते हैं? यानी √x क्यों आ रहा है याद मुझे इतना, √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। अच्छा, और हम √6 और √6 को अगर ऐड करें तो कितना बनेगा, 2√6। अब ये मत सोचना कि ये हम कैसे सोचेंगे, भाई सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको मिडिल टर्म में जब √6 दे रखा है तो इससे ज्यादा बड़ी कोई हिंट नहीं हो सकती कि आपको फैक्टर्स जो हैं वो √6 और √6 के टर्म्स में निकालने हैं। क्लियर? अब √6 - √6 करोगे तो 0 आ जाएगा, खेल ही खत्म हो गया वहां पे। वो नहीं करना है, √6 + √6 करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2√6। एक और ध्यान देने वाली बात कि भाई ये -2√6 है, मतलब फैक्टर्स आपने क्या लेने पड़ेंगे, -√6 -√6। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस प्लस करके √6 इंटू √6 करेंगे तो 6 ही आ जाएगा, बट √6 इंटू √6 सॉरी √6 और -√6 प्लस -√6 करेंगे तो आपके -2√6 आ जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। क्या कॉमन निकालें इसमें से, √3 कॉमन निकाल सकते हैं, √3x कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ बचेगा √3x माइनस √2x, नहीं √2 बचेगा सिर्फ, माइनस √2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा √3x + √2। माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे अंदर माइनस ही बचेगा। अब देखो ये चीज कैसे हिंट हुई कि भाई यहाँ पे तो माइनस आ रहा है अंदर √2 में, लेकिन वहां पे प्लस आ रहा है, तो गलती हुई है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, अब यहां से हम क्या करेंगे, √3x - √2 को कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे क्या बच जाएगा, √3x - √2। और ये आपको पहला आपका एग्जाम्पल मिल गया है जिसमें, अच्छा सीधा नहीं लिखते हैं, जिसमें आपको क्या है, सेम रूट्स मिल रही हैं।
कि √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, दिस implies that x equals to √2 by √3 कॉमा √2 by √3। सेम है बट अलग अलग लिख देते हैं क्योंकि हमें दो फैक्टर्स मिले हैं। क्लियर? ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। सेक्शन 4.1 में हमने एक मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में ही एक प्रेयर हॉल का रेक्टेंगुलर मतलब एक प्रेयर हॉल आपको बताया हुआ था, जिसमें आपकी लेंथ और ब्रेथ के बीच में आपका एक रिलेशन डिराइव किया था कि भाई अगर आपकी ब्रेथ आप x ले लो और अगर इसका डबल करके इसमें ऐड कर दो 1 तो वो l बन जाएगा। और यहाँ पे हमें इस रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया गिवन था, ठीक है। तो उस हिसाब से एरिया इक्वल्स टू l इंटू बी, जो कि बनता x इंटू 2x प्लस 1, और ये किसके बराबर है 300 मीटर स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट इक्वेशन आपकी बनेगी 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके स्प्लिटिंग करके हमें क्या मिलेगा। तो हमारे पास a और c की वैल्यू क्या क्या है 2 और 300, दैट मीन्स 600। ठीक है जी, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 300, 150, 75, 3, 2 जा 5 जा 5, 5 जा, बढ़िया। ठीक है जी, तो आपके पास फैक्टर्स कितने कितने मिल गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, बढ़िया। अब आप देखो कि A और C जो हैं उनमें से एक जो है वो क्या है नेगेटिव है, मतलब हमें आंसर जो है क्या करना पड़ेगा माइनस करके लेके आना पड़ेगा। 600 और हमें लाना है 1, सोचते हैं 2 2 जा यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, नहीं बड़े बड़े ही नंबर लेने पड़ेंगे। 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, नहीं 25 और 8 3 जा 24, बढ़िया मिल गए। 25 और 24 जो है उनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में 1 आ रहा है, और 25 और 24 को मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा, चेक कर लेते हैं। 5 4 जा 22, 4 2 जा 8, 100 और 50, दैट इज 600, बढ़िया। अब बच्चे बोलेंगे हम कैसे इतनी जल्दी सोचेंगे, बिल्कुल सोचोगे आप। कैसे सोचोगे वो आपका काम है, बता मैं देती हूँ कि कैसे आएगा ये आपको करना। ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब भी कैलकुलेशन आपकी इंप्रूव होगी तभी आपका दिमाग इस तरीके से चलने लगेगा कि यार ऑटोमेटिक सी बात है ना कि अगर मुझे 1 चाहिए तो मुझे कुछ बड़े नंबर्स चाहिए होंगे, राइट, क्योंकि मुझे दोनों में एक ही डिफरेंस चाहिए। तो आपने अंदाजा लगाया कि भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 करके 5 माइनस तो नहीं करोगे, कुछ बड़े नंबर्स निकालोगे। निकल गए भाई 5 5 जा 25 और 8 3 जा 24, क्लियर। अब क्या करना है भाई, आपको ऐड यहाँ पे करना तो माइनस है लेकिन साइन आपको पॉजिटिव चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब यहां से कॉमन निकाल लेते हैं x को, और तो कुछ खास कॉमन निकलेगा नहीं इसमें से। 2x प्लस 25, ठीक है, माइनस 24 कॉमन निकालते हैं तो यहां से बचेगा नहीं 24 कॉमन नहीं निकलेगा, 12 कॉमन निकलेगा। इसका मुझे अंदाजा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे 2x बचा हुआ है, ठीक है, बस इसी से मैं काम कर रही हूँ वो चीज। तो 2 बचाने के लिए मुझे 12 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x माइनस कॉमन आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे बच जाएगा भाई 25। अब खुद अंदाजा लगाओ कि 24 इंटू 25 कितना देता है 600, तो 24 का आधा कर रहे हैं तो 12, तो 12 कितना छोड़ेगा अगर हम 300 से निकाल रहे हैं कॉमन, तो 25 ही तो छोड़ेगा। ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो और ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपका जो ये वाला फैक्टर है, सॉरी ब्रैकेट है, वो इस ब्रैकेट के बिल्कुल इक्वल आएगा, ठीक।
ऑल राइट, तो आप क्या करोगे, 2x प्लस 25 कॉमन निकालोगे और यहाँ बच जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 और x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस 25 बाई एक्स, सॉरी 2. एंड यहाँ पे x माइनस 12 इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 12. अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है वो एक ऐसी वैल्यू के लिए बनाई है जो क्या है, एक डिस्टेंस की वैल्यू है, एक लेंथ है. वो क्वांटिटी आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. दैट इज वाई हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे इग्नोर. ठीक है, और यहाँ पे इसको हम बना देंगे आंसर, क्योंकि दिस इज द पॉजिटिव वैल्यू जो कि आपके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. और ऑब्वियसली बात है, कोई भी रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल का जो लेंथ है या ब्रेड्थ है वो नेगेटिव नहीं हो सकता. क्लियर, ऑल राइट, तो आंसर इज 12. आगे बढ़ते हैं. स्टार्ट होगी भी आपकी एक्सरसाइज 4.2. देखते हैं पहला क्वेश्चन. बोल रहे हैं फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन. कुछ नया नहीं है, फैक्टराइजेशन ही करते हुए आ रहे हैं हम. पहला क्वेश्चन देखते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. क्या देखना है, ए और सी का साइन देखना है. माइनस का है, एक माइनस का है, मतलब सब्ट्रैक्ट करके लेके आना है. तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 1 है, c इक्वल्स टू माइनस 10 है. ऑन टॉप ऑफ माई हेड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये 5 2 10 आ जाएगा और एक को मैं नेगेटिव ले लूं तो माइनस 10 आ जाएगा. ठीक, ऑल राइट, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे माइनस करके ही लेके आना है. राइट, क्यों माइनस करके लेके आना है, क्योंकि दोनों में से एक नेगेटिव है और मुझे साइन माइनस का चाहिए, तो मुझे बड़े नंबर का साइन क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा. दैट मीन्स 5x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0. यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 5 प्लस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0. x माइनस 5 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x प्लस 2 दैट इज 0. x की वैल्यू आ गई भाई आपकी 5 कॉमा माइनस 2. क्लियर, ऑल राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी पेज पे करेंगे भाई ये क्वेश्चंस. पीछे एग्जांपल्स हम अच्छे से करके आए हैं धीरे धीरे, तो अब इनको फटाफट निपटाएंगे क्योंकि दे आर मेंट फॉर योर कैलकुलेशन. बस यहाँ मैं करवा इसलिए रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे. ठीक है जी. 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, एक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करके लेके आना है. फैक्टर्स क्या क्या बन जाएंगे भाई, 12 के, माइनस 12 के देखने हैं आपने, और लाना क्या है, प्लस का 1. तो क्या बनेगा, 2 और 6 तो नहीं ले सकते. क्यों, क्योंकि 2 और 6 का एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, 4 और 8 आ रहा है, कोई फायदा नहीं है हमें. हम क्या लेंगे, 4 और 3 लेंगे, दोनों में से एक को नेगेटिव ले लेंगे. लेकिन यहाँ पे हमें x क्या चाहिए, पॉजिटिव का चाहिए. जिसमें हम पहले क्वेश्चन देख के आए थे x नेगेटिव का चाहिए था, वहां पे हमने क्या किया था, -4 प्लस 3 लिया था. लेकिन यहाँ पे हम +4 माइनस 3 लेंगे. क्लियर, ऑल राइट. तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. ठीक है, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 नहीं बचेगा, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ पे x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा एंड अंदर बचेगा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 and 2x minus 3 equals to 0. This implies that x equals to minus 2 and x equals to 3 by 2. आ गए भाई आपके आंसर्स. क्लियर, नेक्स्ट. ऑल राइट, यहाँ पे दिया है हमको पहला क्वेश्चन, सॉरी थर्ड पार्ट. √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0. ठीक, अब a की वैल्यू जो है वो कितनी है, √2 है, और b अभी हमें मतलब नहीं है, b को हम बाद में देखेंगे. c की वैल्यू है 5 √2. a और c का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 5
√2 इंटू √2, दैट इज 5 इंटू 2, दैट इज 10. ऑल राइट, अब यहाँ पे 10 आ रहा है और यहाँ पे कोई भी रूट की टर्म्स नहीं है, तो हमें रूट में फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? जैसे कि अभी हम थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन को करके आए थे जिसमें रूट एक्स आ रहा था आपका मिडिल टर्म में, तभी हमने जो स्प्लिटिंग करी वो रूट एक्स इंटू रूट एक्स के टर्म्स में करी. क्लियर? लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है. ध्यान से देखो कि दोनों ए और सी जो है वो क्या है, पॉजिटिव है. मतलब हमें मिडिल टर्म जो लानी है वो क्या करनी है, ऐड करके लानी है. फटाफट से देखो, यहीं पे दिख रहा है हमको 5 और 2 ऐड करेंगे क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा भाई. बहुत ईजी है ये तो. लिखते हैं √x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0. यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, ओनली x कॉमन निकल जाएगा. यहां बचेगा √2x प्लस 5 प्लस यहां से क्या निकलेगा, √2 कॉमन निकल जाएगा. √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा यहां से. यहां बचेगा x प्लस √2 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज दैट √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0. x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/√2 एंड x इक्वल्स टू -√2. पता नहीं कैसा सही हो गया, एक सेकेंड. और इस वाले से हमको मिल जाएगा x इक्वल्स टू -√2. ये मिल गई भाई आपको यहाँ पे दोनों आपकी x की वैल्यूज. ऑल राइट, ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है. वो आपको रूट और ये सब चीजें बस इसीलिए देते हैं ताकि आप थोड़ा एकदम से इंटिमिडेट हो जाओ इन चीजों से. ठीक है, ऐसा होना नहीं है. चिल करके जो आपने मेथड सीखा है उसको फॉलो करो, पक्का आंसर निकलता है. और कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करो, उसी से क्या होता है, मोरल डाउन हो जाता है एकदम से. जब आप देखोगे ना, अगर यहाँ पे कुछ एकदम से माइनस प्लस की गलती होगी ना, आपको जो चीज आती है वो भी भूल जाओगे करना. तो ध्यान रखो, आराम से क्वेश्चन करो. 1 मिनट की जगह 1.5 मिनट लगा लो, लेकिन फिर 1 मिनट में जल्दीबाजी करके उस क्वेश्चन में 2.5 मिनट मत लगाओ. बस इस चीज का ध्यान रखना है. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर से ही करते हैं. 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0. अब इसको सिंपल है भाई, कुछ मत करो. हमें डिनोमिनेटर पसंद ही नहीं है किसी चीज में सिवाय 1 के. डिनोमिनेटर में सब जगह 1 होना चाहिए. सबका एलसीएम ले लो. यहाँ पे 1, यहाँ पे 1. एलसीएम कितना आएगा, 8. 1 8 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 x². 1 8 ज़ा 8, ऊपर मल्टीप्लाई करो -8x प्लस 1. 8 1 ज़ा 8, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई होगा इक्वल्स टू 0. इसको इधर भेज दो, 0 बन जाएगा. फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ऑल राइट, ए और सी की वैल्यू क्या है, 16 और 1. तो 16 इंटू 1 इज 16. दोनों पॉजिटिव के हैं. क्या करना है हमें, ऐड करके 8 लाना है. ऑल राइट, तो 16 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं आपके 2 और 8, 4 और 4 और 1 और 16. बस यही है. 2 8 8 2 कर लो, 4 4 कर लो, और तो कोई नहीं होता. यही नंबर्स हैं. अब 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 मिल रहा है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 मिल रहा है. नहीं बनेगा काम. 4 और 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 8 मिल रहा है और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0. भाई लेकिन ऐड करने में तो हमारा काम बन जा रहा है. क्यों, क्योंकि हमें ऐड करके ही तो इवेंचुअली लाना है. कई बार ध्यान रखना ऐसा भी होगा कि आपको ऐसे फैक्टर्स मिल जाएंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यू मिल रही है, लेकिन वो ए और सी के साइन के हिसाब से नहीं होगी. मतलब साइन के हिसाब से ऐसा हो सकता है कि आपको ऐड करना हो, लेकिन जो फैक्टर्स मिले हैं उनको सब्ट्रैक्ट करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ रही हो. उस केस के लिए आपका तीसरा पार्ट है इस चैप्टर का, वो बाद में देखेंगे कि ऐसा सिनेरियो हो जाता है तब क्या करना है. लेकिन ये नहीं समझ जाना है ऐसे केस में कि हाँ भाई यहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, ये मेथड सही नहीं है. इस चीज को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है. क्लियर? ऑल राइट, तो इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे. तो 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. आई होप ये माइनस माइनस वाली चीज समझाने की जरूरत नहीं है अब कि क्यों हमने यहाँ पे माइनस लिया है.
अब यहाँ पे हम 4x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 4x माइनस 1 माइनस कॉमन 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट 4x माइनस 1 कॉमन, अंदर क्या बचेगा 4x माइनस 1। दिस इम्प्लाइज दैट 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ गई 1/4 एंड 1/4। क्लियर? इसको डब्बे में डाल देते हैं, दिख जाएगा फटाक से आंसर के कितना है। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1। ठीक है जी, देखते हैं। 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपके a और c की वैल्यू कितनी है 100 और c की वैल्यू हो गई 1। दैट मीन्स आपको 100 के ही फैक्टर्स चाहिए। ठीक, और लाना क्या है आपको -20। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है और लाना है माइनस का 20। मतलब दोनों चीजों को क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी आपका माइनस का वैल्यू आएगा और तभी वो ऐड होंगे। ठीक है जी, इसके फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या बनेंगे। 250 425 है ना, और 520 और क्या बनेगा 10 और 10। बस आई थिंक इतने ही बनेंगे, क्योंकि 10 के बाद में फिर 20 आ जाएगा, साइकिल रिपीट हो जाएगी। ठीक, ऑल राइट। अब हमें क्या चाहिए 20 चाहिए। अब देखो ये आ गया क्लासिक केस सिनेरियो जो मैं आपको अभी इससे पहले बता रही थी। देखो ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन 20 को अगर मैं देखूं तो अगर मैं 20 माइनस 5 करूं, सॉरी 20 प्लस 5 करूं तो मुझे क्या मिल रहा है 25। अच्छा नहीं, नहीं बन रहा है क्लासिक केस सिनेरियो। आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा वहां पे 25 है। मैंने सोचा कि एकदम बढ़िया बढ़िया सा एग्जाम्पल बन जाएगा यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट केस है कि आपने क्या करना है। ऑल राइट ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई 20 हमें किससे मिल सकता है, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 10 और 10 से मिल सकता है, और दोनों को ऐड करके ही लाना है। तो भाई 10 प्लस 10 कितना हो रहा है 20 हो रहा है। नेगेटिव का चाहिए तो -10 और -10 ले लेंगे हम यहाँ पे। क्लियर? तो 100x² माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 10x कॉमन आएगा, यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1 माइनस 10 कॉमन, 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, यहाँ पे बचेगा 10x माइनस 1 equals to 0. This implies that 10x minus 1 equals to 0, x equals to 1/10 and 1/10. Repeated roots हैं। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। आपके एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चंस दिए हुए थे, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने बना ली थी। इस आई मीन लेक्चर सीरीज के आप इससे पहले वाले पार्ट को देख लेना, उसमें आपको इक्वेशंस मिल जाएंगी अगर आपको इक्वेशंस बनाने में दिक्कत हो रही है। और इक्वेशंस बनाने के बाद में आप क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे एंड हमें आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? होमवर्क है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। दो नंबर्स हमें बताने हैं ऐसे जिनका सम कितना हो जाए 27 हो जाए और उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 हो जाए। ऑल राइट, अब इसमें दो अप्रोचेस हैं। पहला अप्रोच ये है कि हम एक नंबर को x माने और दूसरे नंबर को y माने, और फिर एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वेरिएबल में दूसरे इक्वेशन में डाल दें और सॉल्व कर लें। ठीक, या फिर हम स्टार्टिंग से ही एक ही वेरिएबल लें और उसी वेरिएबल के टर्म्स में क्या करें, दूसरे वाले वेरिएबल को भी लिखें। ठीक, आई प्रेफर कि इजी हो सकता है आपको पहले वाला लगे, लेकिन क्योंकि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल अभी पढ़ रहे हैं, तो आपको इसी मेथड का यूज करना चाहिए जिसमें आप एक वेरिएबल के टर्म में ही दूसरी वेरिएबल को लिखने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि हर जगह जरूरी नहीं है ऐसा स्कोप हो कि आप दो सेपरेट इक्वेशंस बना पाओ। क्लियर? ऑलराइट, देखते हैं कैसे करना है। देखो सबसे बड़ी चीज है कि भाई लिखा है कि फाइंड टू नंबर्स, दो नंबर ऐसे निकालो। मतलब हमें पता है कि हमें किसी दो नंबर्स की बात करनी है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ये दो नंबर्स चाहिए हमको। ठीक है, हम बोलेंगे लेट द फर्स्ट नंबर
डी एक्स। पहला नंबर x है और जो दोनों नंबर्स हैं उनका सम कितना है, 27 है। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो कि 5 + 2 7 है। अगर दो नंबर्स का सम 7 आ रहा है तो दूसरा नंबर उस सम में से अगर मैं पहले नंबर को माइनस कर दूं, 27 कहां से आ गया, तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और अगर मैं पहला नंबर 2 को मान लूं, पहला नंबर मैं 5 को मान लूं और मैं दूसरा निकालूं, तो मैं ये लिख सकती हूँ 7 - 2, राइट। मतलब अगर मेरा पहला नंबर x है और x + y को करके क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, या फिर यहाँ के हिसाब से कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, तो दूसरे नंबर को मैं 27 - x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ठीक है जी, तो यहां से ये वाला कहानी पूरा हटा देते हैं और हम डायरेक्टली दूसरे नंबर की वैल्यू कितनी लिखेंगे, 27 - x। मतलब अगर आपको दो नंबर्स का सम दिया हुआ है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या मानोगे, पहले नंबर को x मानोगे और दूसरे नंबर को उस सम माइनस x मान लोगे। क्लियर? ऑल राइट, दिस इंप्लाइज दैट सेकेंड नंबर इज 27 - x। गॉट इट? ऑल राइट, अब सेकंड कंडीशन आपको गिवन है कि भाई दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 182। दिस मीन्स बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या लिखेंगे हम प्रोडक्ट की जगह, 182। एक सेकेंड, वो अच्छे से थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखेंगे। हमने क्या सीखा है कि भाई रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे जो टीचर जी हैं वो खुश रहते हैं और हमको अच्छे अच्छे मार्क्स देंगे। ठीक, ऑल राइट, इस पूरे को उठा के यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमको आदत है x² के कोफिशिएंट को पॉजिटिव देखने की। तो x² - 27x + 182 = 0। ये मिल गई भाई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक तो बड़ा हलवा लग रहा था, क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे थे, फटाफट फटाफट इक्वेशंस हमको गिवन थी और हम क्या कर ले रहे थे, इनको सॉल्व कर ले रहे थे। लेकिन अब क्या करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है हमको। इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ रही है भाई इक्वेशन बनाने के लिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x² - 27x + 182 = 0। ए और सी की वैल्यू कितनी है, 1 और 182, दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब ऐड करके आंसर आएगा। ठीक है, ऑल राइट, तो 182 के फैक्टर्स देखते हैं भाई। 2 9 जा 1 जा, 7 1 जा 3 जा एंड 13। ओह, बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है हमको। अच्छा जी, अब देखो 7 और 13 नहीं यूज कर सकते क्योंकि 2 छूट जाएगा। ठीक है, अगर हम 7 इंटू 2 करें तो हमें मिलेगा 14 और 13। 14 और 13 को माइनस करने पे 1 आएगा, ऐड करने पे 27 आएगा। बिल्कुल हो गया सॉल्व। ठीक है जी, तो मतलब x² माइनस, दोनों को माइनस लेना पड़ेगा तभी आपको क्या मिलेगा, दोनों का एडिशन करने मिलेगा, और दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमको 182 मिल जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, तो ये हो गया -14x - 13x + 182 = 0। x कॉमन निकालो, x - 14 -13 कॉमन निकालो, यहाँ कितना बचेगा, x - 14। इतनी जल्दी कैसे पता चला? पहली चीज तो इससे पता लग गया कि भाई ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट है, और दूसरी चीज इससे पता लग गया क्योंकि 7 2 14, यहाँ पे 14 बचा तो यहाँ पे 13 बचा, तो 13 × 14 कितना हो रहा है, 182। क्लियर? अब x - 14 आप कॉमन निकाल लो यहाँ से, यहाँ बच जाएगा x - 13 = 0। x की आपको वैल्यू मिल गई 14 एंड 13। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से दो वैल्यूज मिलती हैं आपको, है ना। एक वैल्यू मिली है 14 और दूसरी वैल्यू भी तो भाई आपकी x के टर्म्स में ही है, तो 27 में से कौन सा माइनस करोगे, 14 माइनस करोगे तो 13 मिल जाएगा, 13 माइनस करोगे तो 14 मिल जाएगा। हो गया भाई सॉल्व आराम से। तो दीज आर द टू नंबर्स जिनका सम कितना है, 27 है, और जिनका प्रोडक्ट कितना है, 182। आगे बढ़ते हैं।
Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. बिल्कुल ताज़ा ताज़ा नया क्वेश्चन आया आपके लिए। सबसे पहला कीवर्ड है कि भाई कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव ऐसे नंबर होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 5 6 7 8 90 91 80 82 सॉरी 80 81। ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हो, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। मतलब पिछले नंबर में 1 ऐड करके आपको अगला नंबर मिल जाए, ऐसे नंबर के पेयर को आप कहोगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो इनको कॉमनली रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है लेट द नंबर्स बी x एंड x प्लस 1। ये दोनों नंबर्स हो गए। अब उनका सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज, मतलब उनके स्क्वायर्स का सम, उनके सम का स्क्वायर नहीं। क्लियर? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, दोनों नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, दोनों नंबर्स के सम का स्क्वायर नहीं। क्लियर? ऑल राइट, दिस मीन्स एक्स स्क्वायर, पहले नंबर का सम तो स्क्वायर ही हो जाएगा भाई स्ट्रेट अवे, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे, आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 1, लिख लेते हैं 1 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। लो ऐसे लिख देते हैं। और यहाँ पे हम फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। जिन्होंने नहीं रटा है अभी तक उनको भी थोड़ी मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि यार हमको इतनी बेसिक चीज भी नहीं आती है। वैसे आई एम श्योर यहाँ पे ऐसा कोई होगा नहीं। ठीक है, ऑल राइट। तो भाई यहाँ मिल गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। अब देखो सब पे 2 2 2 दिख रहा है हमको, है ना। 364 भाई 2 से डिविजिबल होगा तो 2 कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 8 जा 2 जा, तो 182 आ गया। पीछे भी 182 था क्या? हाँ 182 ही है यहाँ पे। और हमें पता है कि 182 के स्ट्रेट हमको जो फैक्टर्स हैं वो कितने मिल जाते हैं, 13 और 14। हमको यहाँ पे माइनस या प्लस करके भी 1 ही लाना है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 है। बट ध्यान से देखो कि यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स हमें 14 को जो है वो क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा। एंड ओह यहाँ पे थोड़ी सी अनटाइडीनेस हो गई है, वेट। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x कॉमन निकालेंगे बचेगा x प्लस 14, यहाँ पे माइनस 13 कॉमन निकालेंगे बचेगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 14 एंड x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू मिल गई हमको माइनस 14। ठीक है, और x हमको मिल गया यहाँ से 13। तो x की जो है वो हमको 2 वैल्यूज मिल रही हैं। अब इनको जरा वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या हमको जो क्वेश्चन दिया है उसमें हम कौन सी वैल्यू इसमें से मतलब यूज करें जो हमको इनको सेटिस्फाई कर दे इन वैल्यूज को। पहले लेते हैं -14। ठीक, तो -14 लेंगे, हमें क्या पता है अगला नंबर क्या आएगा, -14 प्लस 1 दैट मीन्स -13। तो क्या -14 और -13 को मल्टीप्लाई करने पे हमें 182 मिल रहा है? नहीं, सॉरी, स्क्वायर का सम चाहिए हमको। वेट करें वेट करें, -14 और -13, 14 का स्क्वायर आएगा 196, -14 का स्क्वायर इज पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस करके, और 13 का स्क्वायर विल बी 169। दोनों को ऐड कर लेते हैं, कितना बनेगा 1 1
9 + 7 = 6 1 365 बिल्कुल सही है। तो पहला पेयर जो हो गया वो आपका हो गया -14 एंड 13। और अगर हम 13 को लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 13 और 14 जिनके स्क्वायर्स भी 169 और 196 आएंगे, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 365। तो दोनों ही वैल्यूज आपको सही मिली हैं, तो आपको दो ऐसे पेयर्स मिलेंगे जिनका जो सम है वो 365 आ जाए, लेकिन आपको बोला है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपने यूज करने हैं। दैट मीन्स आपका जो आंसर होगा वो आपको फाइनली मिलेगा अब -14 और -13 हमने क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमको बोला कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है। क्लियर? वैसे तो हम ना वहीं पे डिस्कार्ड कर देना चाहिए था हमको, क्योंकि हमको पॉजिटिव बोला तो x = -14 हमको कंसिडर ही नहीं करना चाहिए था। बट ठीक है, वो भी सेटिस्फाई कर रहा था अपनी जगह पे, लेकिन हमारा एक कंडीशन वहां फेल हो गया, दैट इज द इंटीजर्स पॉजिटिव होने चाहिए थे। ऑल राइट, तो आंसर इज 13 एंड 14। आगे बढ़ते हैं। The altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other two sides. Clear? बात किसकी हो रही है भाई? पता तो लग गया होगा हमको यहाँ पे कि ये हो रही है बात एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल की। ठीक है, ऑल राइट। अब वो बोल रहे हैं कि द ऑल्टीट्यूड, अब ऑल्टीट्यूड को आप पॉपुलरली बोलते हो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। ठीक, जो बेस बनेगा, मान लो अगर हम यहाँ पे 90 मान ले और इस एंगल को हम थीटा कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका h/a, जो भी आपकी श्रद्धा है वो मान लेना यहाँ पे, सॉरी h नहीं p। परपेंडिकुलर बोलना है परपेंडिकुलर बोल लो, ऑल्टीट्यूड बोलना है ऑल्टीट्यूड बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हो गया h, जो कि हमको भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया हुआ है 13। हाइपोटेन्यूज हमारे लिए कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करने वाला है। हमें बताया गया है कि भाई ऑल्टीट्यूड और बेस में जो रिलेशन है वो क्या है, कि जो परपेंडिकुलर है, जो ऑल्टीट्यूड है वो 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से। 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से मतलब क्या है कि बेस आपकी एक बड़ी वैल्यू है, उसमें से अगर मैं 7 हटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर मिल जाएगा। क्लियर? ऑल राइट, सो लेट द बेस be x centimeters. Clear? This implies that perpendicular equals to x minus 7. ठीक है? All right. Now using Pythagoras theorem, I hope इसका तो सबको पता ही होगा, होता क्या है ये तो पता होगा एटलीस्ट, राइट? ऑल राइट, इसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। दैट मीन्स 13 का स्क्वायर आपका बराबर हो जाएगा p के स्क्वायर के x - 7 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। दैट मीन्स 169 इक्वल्स टू, बार बार बता रही हूँ, कम से कम 20 तक के स्क्वायर्स याद कर लो, टिप्स पे होने चाहिए, बहुत जगह पे हेल्प हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैसे बना भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आगे जगह है, बिल्कुल है। x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे निपटा के चलते हैं यहाँ का काम। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। ठीक है, ऑल राइट। अब 169 को उधर ले जाते हैं और सारी इक्वेशन यहाँ लिख देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। सही है, बढ़िया। अब यहाँ पे मिलेगा हमको 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। हमको दिख रहा है कि भाई सारे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो क्या हैं, 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेते हैं या फिर 2 से सारे को डिवाइड कर देते हैं। आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 7x
माइनस 60 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे हम, a और c की वैल्यू कितनी कितनी है, 1 और माइनस 60। माइनस आ रहा है मतलब आपको माइनस करके बीच वाला फैक्टर लेके आना है, मतलब b की वैल्यू लेके आनी है। फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 60 का, 2 30 2 15 3 5 जा एंड 5 1 जा। ये हो गया भाई फैक्टराइजेशन। 7 लाना है हमको माइनस करके, तो अगर हम ऐसे लिखें तो 2 30 3 10 आ गया। 3 और 10 को यूज करके आपको क्या, क्योंकि 15 और 2 को यूज करके कोई पॉइंट नहीं है, 15 और 2 ऐड करके 17 आएगा, माइनस करके 13 आएगा। क्लियर? तो हमको यहीं से पता लग गया कि 3 और 10 को हमने यूज करना है। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x, सही है ना, माइनस 3x। अच्छा नहीं, 30 नहीं लाना है, 60 लाना है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ठीक है, रुको। तो ये आपका हो जाएगा 5 इंटू 5 12 जा, हाँ 12 और 5 को हमने यूज करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। समझ गए ना? 10 और 3 मैंने 30 के हिसाब से उठा लिया था, 10 और 3 नहीं लेना है क्योंकि 10 और 3 को माइनस करके भी 7 आ रहा था, बट हमें पता लगा कि भाई हमें क्या यूज करना है, 12 और 5, क्योंकि 60 हमें प्रोडक्ट में चाहिए। ऑल राइट, तो x कॉमन आ जाएगा यहाँ से, x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0। x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और x प्लस 5 equals to 0. This implies that x minus 12 equals to 0, x equals to 12 and x plus 5 equals to 0, that means x equals to minus 5. Again हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हम नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और हमारा आंसर जो हो जाएगा वो होगा 12। तो x की वैल्यू जब आपको 12 मिल रही है, दैट मीन्स बेस आपका कितना है, 12 है, तो आपका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हो जाएगा 5, और आपको 13 तो दे ही रखा है। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई आपका अलग पेन से करेंगे, ब्लैक से करते हैं, इस पूरे स्क्रीन पे ब्लैक नहीं है। तो मतलब 13 का जो स्क्वायर है वो 12 के स्क्वायर में 5 का स्क्वायर प्लस करने के बराबर होना चाहिए। लेट्स सी, 169 इक्वल्स टू 144 प्लस 25, 5 और 4 9, 4 और 2 6, 169 169, बिल्कुल सही आंसर निकाला है हमने। क्लियर? वैसे 3 4 और 5 और या फिर आप 13 12 और 5, ये बहुत पॉपुलर आपके ट्रायोज होते हैं जो परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स बनाते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे आपको लर्न हो जाएगा क्लियरली। आप पहले ही देख के वैसे बता देते कोई कोई बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस करी हुई है अच्छे से, कि भाई 12 है, 13 दे रखा है और ऐसा कुछ रिलेशन बन रहा है तो 12 5 ही आएगा। क्लियर? ऑल राइट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. एक साथ ज्यादा ही पढ़ लिया, आधा आधा देखते हैं। एक कॉटेज इंडस्ट्री है भाई, वहां पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, पॉटरी आर्टिकल्स बन रहे हैं, मतलब मटके या इस टाइप की चीजें बन रही हैं, मटके दिए कुछ भी बन सकता है। आर्टिकल्स आपको स्पेसिफाई नहीं किया है, कुछ नंबर बनाते हैं वो डेली, ठीक। और वो बता रहे हैं कि भाई किसी एक दिन पे क्या हुआ कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल की, हर आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो आपकी 3 ज्यादा थी, किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जितने आर्टिकल्स आपने उस दिन प्रोड्यूस करे उनका डबल करके उसमें 3 ऐड कर दो तो आपको उस दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट मिल जाती। क्लियर? If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and the cost of each article. ऐसा एक एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं जहां पे हमने सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, प्रैक्टिस के तौर पे आप उसको भी सॉल्व करके देखना इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे भाई, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन वन डे बी एक्स। अब एक्स मानना किसको है,
x उसको मानो जिसके टर्म्स में दूसरे की वैल्यू दी हुई है, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, मतलब जो भी काम हो रहा है वो आपके नंबर ऑफ आर्टिकल पे हो रहा है, समझ गए? उसको आप x मानो जिसके टर्म्स में आपको किसी और की वैल्यू दी गई है, तो उसमें गुणा भाग करना इजी हो जाता है। क्लियर? ये भी आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आ जाएगा। आधे से ज्यादा बच्चे तो यही सोच के बैठ जाते हैं, पर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या करना है? पता लग जाएगा बेटा, अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल पता लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे कितने हैं? x हैं। ऑल राइट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको एक पर्टिकुलर डे पे कितनी दी गई है भाई? 3 मोर देन, मतलब 3 मोर देन, 3 ऐड करना है किसमें? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, दैट मीन्स 2x। ठीक है, और एक दिन बताया गया कि भाई टोटल कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वो कितनी थी? 90 रुपीज थी। अब एक बात बताओ कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट वन आर्टिकल इतना है, टोटल आर्टिकल इतने प्रोड्यूस हुए हैं, तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी होगी? दिस मल्टीप्लाइज दिस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा क्लैरिटी रहती है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3, दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको दी हुई है भाई 90 रुपीज। बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ऑल राइट, इसको सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। कुछ गड़बड़ हुई है? माइनस 90 है ना, वही तो मैं सोचूं, और ये प्लस का है। ऑल राइट, तो अब यहाँ पे आपके ए और सी की वैल्यू कितनी है? 2 और माइनस 90। दैट मीन्स एक नेगेटिव है, तो मतलब भाई आंसर भी क्या आएगा? माइनस करके आएगा। ठीक है, अब इनको देखते हैं क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 180। इनके फैक्टर्स देखते हैं, 290। ठीक है, माइनस लगा देंगे बाद में, वो छोड़ो। फिर आपके आ जाते हैं 360, 4 से हो जाएगा ये, 4 4 जा 16, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। 4 4 जा 16, 5 जा 20, बट हमें काफी छोटा नंबर चाहिए, मतलब यहाँ पे हमको थोड़े बड़े नंबर्स चाहिए होंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं 5 से करके देखते हैं। 5 3 जा 15 और 6 जा 30। ठीक है, ऑल राइट, 6 30, 7 नहीं होगा, 8 8 से भी नहीं, हाँ 8 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा, 8 1 8 16, नहीं 8 से नहीं होगा। ठीक है, आपके हम फैक्टर्स यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं अब। 10 10 और 18 नॉट हेल्पफुल। 12 12 से कितने जाओगा? 12 1 जा 12 और 60 बचेगा, तो कितना बचेगा यहाँ पे? 12 1 जा 12 एंड 12 5 जा 60, मिल गया। 12 और 15 माइनस करके लेके आना। 12 और 15 में कितना गैप है? 3 का गैप है, बिल्कुल। थोड़ा सा लंबा हो गया यहाँ पे प्रोसेस, बट ठीक है, इजी है, फटाफट फटाफट करते तो हो जाता। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x। 15x क्यों लिया हमने पॉजिटिव? क्योंकि हमें 3x जो है वो पॉजिटिव चाहिए। दैट मीन्स माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2x, सॉरी टू सिर्फ 2x प्लस 15 माइनस 12, नहीं 12 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई 12? क्योंकि अंदर अगर मैं 12 निकाल लिया तो अंदर सिर्फ x बचेगा, और मुझे यहाँ पे 2x बचाना है, मतलब मैं माइनस 6 को कॉमन निकालूंगी, तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, अगर 6 कॉमन निकाला है तो मतलब 6 1 जा और 6 हो गया, 6 5 जा
ठीक, तो यहाँ पे 2x प्लस 15 कॉमन आ जाएगा आपका, अंदर बचेगा x माइनस 6. दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू माइनस 15/2 और x इक्वल्स टू 6. तो भाई x की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा. दैट मीन्स तो आर्टिकल्स आपके जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 प्लस 3, दैट इज 12 प्लस 3, दैट इज 15. तो 15 इंटू 6 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 90 आएगा. वो चीज़ आपकी सही हो गई बिल्कुल यहाँ पे कि 90 रुपीज कॉस्ट आई वहाँ पे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जब आपके कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुए, 6, और एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट कितनी थी, 15 करनी थी. आई होप इसमें ये समझ में आ गया होगा कि हमने -15 को क्यों नेग्लेक्ट किया, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टिकल्स की बात हो रही थी, और नंबर किसी चीज का नेगेटिव नहीं हो सकता जब हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. क्लियर? ठीक है जी, यहाँ पे पता तो लग ही गया होगा कि ये लास्ट आपका क्वेश्चन था. यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है, एंड फैक्टराइजेशन मेथड भी यहाँ पे कंप्लीट होता है. इसके बाद हम एक लास्ट सेगमेंट और पढ़ेंगे इस चैप्टर का, वो भी इजी है, कुछ खास नहीं है, बस फॉर्मूला बेस्ड उसमें भी चीज़ें हैं, समझेंगे उसमें कि क्यों उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है उस फॉर्मूले की. अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो अच्छे से इस लेक्चर को देखो, नहीं समझ में आता है कॉमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी से जल्दी उनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी. ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.